एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था और जो हमें चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन देखी थी प्रोडक्शन की। उसके बाद इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दी सेम लैंड। तो क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई यहाँ पे कोई वे है जिससे कि हम सेम लैंड में मतलब सेम ज़मीन पर हम एक से ज़्यादा क्रॉप उगा सकें। तो हाँ, यहाँ पे एक ऐसी वे है और उसको हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इज़ द काइंड of crops growth and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। तो बोल रहे हैं जो काइंड होते हैं क्रॉप्स के और जो ग्रो करते हैं और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो पालमपुर है वो एक विलेज है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है उत्तर प्रदेश स्टेट के। ठीक है, ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जो सारी लैंड्स हैं वो कल्टिवेट करी जाती हैं पालमपुर में। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, वहाँ पे कोई भी लैंड नहीं बची है। ड्यूरिंग दी रेनी सीजन में क्या होता है, जो खरीफ होती है फार्मर्स ग्रो जो खरीफ की फसल है उसको उगाते हैं, जो कि हमारी खरीफ की फसल क्या होती है, ज्वार और बाजरा। तो उसको वो उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड और इनको हम कैटल फीड के रूप में इनको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ये क्या होती है, पोटैटो की कल्टीवेशन के अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कल्टीवेशन उनके द्वारा ये फॉलो करी जाती है। इन दी विंटर सीजन में क्या होता है, जो रबी की जो क्रॉप्स होती है फील्ड्स आर सोन विद वीट। तो उसमें वो रबी की क्रॉप उगाते हैं जो कि वीट होती है। फ्रॉम दी वीट प्रोड्यूस, जहाँ से जो वीट प्रोड्यूस होता है, फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर दी फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल दी सरप्लस वीट एट दी मार्केट एट रायगंज। तो जो फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली के लिए इनफ वीट रख लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो भी वीट है वो उनको बेच देते हैं रायगंज की मार्केट्स में। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और जो एक पार्ट है लैंड एरिया का वो शुगर केन के लिए भी डिवोट करता है, जो कि हार्वेस्ट के लिए जो कि हर साल हार्वेस्ट के लिए एक ना एक बार उसको हम उसकी खेती करते हैं। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, जो शुगर केन होता है वो रॉ फॉर्म में होता है या फिर जैगरी में रहता है। ठीक है, इट्स सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, जिनको हम शाहपुर में ट्रेडर्स को बेच देते हैं वहाँ के गांव के लोग। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स। तो जो ये पूछ रहे हैं कि जो रीज़न है कि जो फार्मर्स हैं वो इतने 3 टाइप्स के अलग अलग क्रॉप्स को उगाने के लिए एबल कैसे हैं, तो वो ये है इन अ ईयर इन पालमपुर ड्यू टू दी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और ये क्या है कारण कि जो वहाँ के जो फार्मर्स हैं पालमपुर के वो 3 तरह के डिफरेंट क्रॉप्स को उगा पाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पालमपुर में आती है। ठीक है, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और जो इसका मेजर इम्पैक्ट है वो क्या था, ट्रांसपोर्ट करना सिस्टम को इरिगेशन का। ठीक है, अ पर्शियन व्हील्स वर टिल देन, जो पर्शियन व्हील्स थे तब तक यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर। तो जो व्हील्स थे उन्हीं को ही वो लोग यूज़ करते थे पानी के लिए फ्रॉम दी वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। और वो उनको वेल से यूज़ करते थे। ठीक है, और उनको जो छोटे छोटे फील्ड्स होते हैं उनको वो क्या करते थे उनको वो इस तरह से इरीगेट करते थे। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच। तो लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक वाले जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से इरीगेट कर पाते हैं और ज़्यादा एरिया को भी इरीगेट कर पाते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो जो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स था वो कब बना था, वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल करवाया था। जो फार्मर्स थे वो उन्होंने सेटिंग करना स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फर्स्ट जो था वो गवर्नमेंट वाला ट्यूबवेल था, उसके बाद धीरे धीरे फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी बनवाने शुरू कर दिए। और एज अ रिज़ल्ट फिर रिज़ल्ट कुछ इस तरह है कि जो 1917 से
200 जो एरिया था हेक्टेयर का वो धीरे धीरे कल्टीवेट होता गया और उसको लोगों ने इरिगेट किया इसी प्रोसेस से। अब सिर्फ यहाँ नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन, और इंडिया के सभी पार्ट्स में इस तरह का जो लेवल है इरिगेशन का वो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम रिवरिन प्लेन्स, ये सिर्फ रिवरिन प्लेन्स कोस्टल रीजन में ही है हमारी कंट्री के जो कि वेल इरिगेटेड है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज दी डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन, और जो कुछ प्लेट्यू रीजन है जैसे डेक्कन प्लेट्यू है तो उनके पास लो लेवल है इरिगेशन का, ठीक है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% ऑफ इरिगेशन इवन टुडे। तो जो टोटल कल्टीवेशन एरिया है उसका जो कंट्री में वो बहुत छोटा सा ही है, 40% का इरिगेशन का अभी तक। इन द रिमेनिंग एरियाज, जो बचे हुए एरिया हैं वहाँ पे क्या है, फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और उसके अलावा के जो एरिया है वो सारी जो फार्मिंग है वो सिर्फ रेनफॉल पे ही डिपेंड है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नॉन एज मल्टी क्रॉपिंग। तो जब हम एक से ज़्यादा क्रॉप को हम एक ही लैंड के पीस में ग्रो करते हैं सेम ईयर में, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। मैंने आपको बताया था ना, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, और ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन वे है किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का एक ही लैंड के पीस में। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, और जो फार्मर हैं क्या वहाँ के पालमपुर के वो कम से कम 2 से ज़्यादा क्या करते हैं वो मतलब कम से कम दो क्रॉप्स तो वो उगाते ही हैं, ठीक है। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो, कुछ लोग पोटैटो को उगाते हैं, और जो थर्ड क्रॉपिंग है वो पास्ट 15 या फिर 20 ईयर्स में होती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कल्टिवेटेड एरिया है वो ईयर में कैसे कैसे बढ़ते गए। तो देखो पहले 1950 से 1951 में क्या था, 132 मिलियन हेक्टेयर्स था, ठीक है। फिर उसके बाद 1990 से 91 तक कहाँ पे हो गया, 186 हो गया। फिर उसके बाद 186 ही रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 198 मिलियन हेक्टेयर हो गया, फिर 196 मिलियन हेक्टेयर हो गया, फिर 194 मिलियन हेक्टेयर हो गया, फिर 201 मिलियन हेक्टेयर हो गया, और उसके बाद फिर 198 मिलियन हेक्टेयर हो गया 2014 से 2015 तक। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको इस तरह से भी डाटा दिखा रखा है कि किस तरह से हुआ था। तो देखो यहाँ पे भी आपको इस तरह से शो कर रखा है, जो ऊपर वाला था उसी टाइप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि जो you have seen that one way of increasing production from the same land by multi cropping। तो अब हमने देख लिया है कि एक मल्टी क्रॉपिंग को भी जिसमें हमने एक ही लैंड पे हम एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को उगा सकते हैं। दी अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और जो दूसरी वे है मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ताकि हम उससे बहुत ज़्यादा हायर टाइप की यील्ड ले सकें। यील्ड इज़ मेजर्ड एज, और जो यील्ड है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वो हम क्रॉप के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, जो कि गिवन जो पीस होता है लैंड का वहाँ पे यूज़ करी जाती है। टिल द मिड 1916, जो 1916 तक जो सीड्स थे वो कल्टीवेशन में यूज़ करते गए ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको बहुत कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी। जो फार्मर्स थे वो गाय का गोबर और जो अदर नेचुरल मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो मैन्योर होती थी उनको वो लोग फर्टिलाइज़र्स के रूप में यूज़ करते थे, ठीक है। और ऑल दीज वर readily available with the farmers who did not have to buy them, और ये सबके पास अवेलेबल होता था जो कि जो फर्टिलाइज़र्स को ख़रीद नहीं सकते। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इंडिया में वो 1916 में इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन फार्मर्स के। फिर उन्होंने उसी का जो कल्टीवेशन होता था वीट का और जो राइस का, उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो HYVs होते हैं उनसे उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन किया इंडिया में सीड से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेडिशनल सीड से उनको कंपेयर किया, और जो HYV सीड्स थे वो क्या हुआ, उनको उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में क्या करा, ग्रेन को एक सिंगल प्लांट में उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह है कि जो सेम पीस था जो लैंड का वो अब प्रोड्यूस हो गया बहुत लार्जर क्वांटिटीज़ में फूड ग्रेन्स के, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। HYV सीड्स
जो जो HIV सीड्स थे, अब उनको लोग जो प्लांटी होते हैं ना वाटर के, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको उनके लिए बेस्ट रिजल्ट में यूज़ हुआ। उसके बाद दे रखा है जो हायर यील्ड था वो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल था, वो सिर्फ हायर yields were possible only from a combination of HY seeds irrigation। जो हायर यील्ड था वो किस किस वजह से पॉसिबल हो पाया, वो HYV सीड्स की वजह से, इरिगेशन की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से और पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या कर पाया, वो पॉसिबल हो पाया। फार्मर्स ऑफ पंजाब, जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे उन्होंने फर्स्ट इसको क्या किया, ट्राई किया, और जो मॉडर्न फार्मिंग थी उन्होंने वो इंडिया में आई। जो फार्मर्स थे इस रीज़न के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यूबवेल्स को इरिगेशन के लिए सेट किया, और उन्होंने जो HY सीड्स है उनका यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे और पेस्टिसाइड्स को फार्मिंग में यूज़ किया उन्होंने। और कुछ उनमें से जो कुछ थे उन्होंने फार्म मशीनरी को ख़रीदा, जैसे कुछ होते हैं ना ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स, जो कि किसी भी चीज़ को प्लगिंग या फिर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या थे, उनको रिवॉर्ड किया गया बहुत हाई यील्ड्स के साथ में, वीड्स के साथ। फिर जो पालमपुर में क्या होता है, जो यील्ड होते हैं वीट के, वो क्या होते हैं, ट्रेडिशनल वेराइटीज़ में हुए थे 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पे विद HY सीड्स के साथ ऐसा हुआ था। जो यील्ड था वो क्या हुआ, अब वो 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। तो मतलब वहाँ पे एक लार्ज इंक्रीज था प्रोडक्शन में वीट्स के। तो जो फार्मर्स थे उन्होंने अब उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलने लग गया, और वो अब उनको मार्केट्स में बेचने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद विल द लैंड सस्टेन, क्या जो लैंड सस्टेन होगी, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो विल द लैंड सस्टेन, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।